दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बता रहे हैं जो पूरे विश्व में उसके लिए खलबली मची हुई। हम बात कर रहे हैं अपने भारत देश का पड़ोसी देश जो कि नेपाल है। किसी समय वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वो कुछ समय के बाद अलग हो गया। वहाँ का पूरा सिस्टम अलग है, वहाँ का नेता अभिनेता, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ की जनता हमारे देश से अलग है। अब वहाँ पे सबसे बड़ा एक आंदोलन चल रहा है, सभी ने सुना होगा, जैन जी। ये आंदोलन क्यों चालू हुआ और कब से चालू हुआ, इस आंदोलन से हम बात कर रहे हैं नेपाल में जो अभी 6 सितंबर 2025 को जो वहाँ आंदोलन चालू हुआ था, उस आंदोलन का नाम रखा है जैन जी। अब जैन जी जो आंदोलन क्यों हुआ था, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वहाँ की जो सरकार ने सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म था उन ऐपों पर रोक लगाने के लिए वहाँ के लोग सड़कों पर उतरे थे, जिसमें आप 20 साल से लेकर 3 साल तक के जो नौजवान थे वो लोग कुछ कुछ लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए, शांतपूर्ण तरीके धरना देने के लिए संसद भवन के बाहर कुछ लोग रोडों पर वहां उतरे थे। लेकिन वो 2 दिन के बाद इतना बड़ा अराजकता का माहौल खड़ा कर देंगे, कैसे वो उसका छोटा सा आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लिया कि वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और उसके एवज में उस आंदोलन ने इतना बड़ा रूप धारण किया कि वहां संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, जेलों में तक आग लगा दी। इसका एक ही था कि वहां जो जनता के अंदर जो आक्रोश फैला हुआ था वो उनके दिलो दिमाग में उनका सब्र का बांध टूट गया था। एक तरह से कह सकते हैं सब्र का बांध ये था कि उस देश के अंदर इस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन कर रहे थे। सोशल मीडिया पर उनके जो प्लेटफॉर्म थे उनको रोक लगाई गई थी, और जितने भी वहाँ के जो नेता थे, मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, उनके जो बाल बच्चे थे, उनके शौक थे बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनना, अपने शौक मौज ऐश करना, और वहाँ की जनता अपने जीवन पे परेशान थे। ना तो उनके वहाँ के युवाओं को नौकरी थी, ना ही वहाँ का रोजगार था। और इनके जो मंत्रियों के बच्चे थे वो विदेशों में पढ़ रहे थे, उनके आए दिन नए नए वीडियो फोटो उनके सोशल मीडिया पे आया करते थे। तभी उन्हीं के बीच वीडियो देखते पब्लिक ने देखते देखते, क्योंकि वो अपनी जो बोलने की जो स्वतंत्रता थी उस पर पाबंदी लगने वाली थी, सरकार ने इसके लिए 2 दिन 3 दिन पहले उन कंपनियों से कहा था कि आप अपने इन ऐपों का हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए, नहीं तो आप लोगों के हम इस कंपनी के ऐप बंद कर देंगे। ये 3-4 दिन पहले चेतावनी दी गई थी, लेकिन कुछ कंपनियों ने करा लिए थे, कुछ कंपनियों ने नहीं कराए थे। उसके बाद 6 तारीख को नेपाल की सरकार इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा देती है। जैसे ही लगाती है तो वहाँ की जनता की, युवाओं की आवाज थी, उसको दबाने का काम सरकार ने किया। फिर क्या था, उन सभी पब्लिक के, पूरी देश की जनता का गुस्सा फूट पड़ा। एक तो उनके अंदर पहले से गुस्सा भरा पड़ा हुआ था कि हम तो सभी बेरोजगार हैं, इतनी पढ़ाई लिखने करने के बाद भी हम वहाँ कहीं, कोई जो युवा वहाँ के होते ही रूस की जो यूक्रेन लड़ाई चल रही हो उसमें अपनी जान जोखिम में डालकर वहाँ भी शामिल हो रहे हैं कि वहाँ से अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। कोई देश छोड़कर अन्य देशों में पैसा कमाने नहीं जा रहा है, क्या उनका पालन पोषण उनके परिवार का हो पाएगा। यानी वहाँ की सरकार वहाँ के लोगों को भी रोजगार नहीं दे पा रही है। एक तो गुस्सा उनके अंदर वो भरा हुआ था। पढ़ने के लिए भी अगर जाए तो दूसरे देशों में पढ़ने के लिए जा रहे थे, उनको शिक्षा भी वहाँ नहीं मिल रही थी। लेकिन जब बात आती है उनके अपने खुद के बच्चों के मंत्रियों की, तो वो लग्जरी लाइफ जी रहे थे। बढ़िया से बढ़िया उनके पास कारें थी, बढ़िया से बढ़िया उनके पास होटल थे, रहने के लिए मकान थे, कोठरियां थी। और वहाँ की जनता के पास क्या था? उनके पास था बाबा जी का ठुल्लू। अब बाबा जी को ठुल्लू मंत्रियों ने दिखाया तो पब्लिक ने उनको अपना औकात भी दिखा दी। पब्लिक ने जब उनका गुस्सा फूटा, रोड पे आए, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। जब धरना प्रदर्शन करने के बाद ज्यादा माहौल बिगड़ गया, उसमें से करीब बताया जाता है कि करीब 20 साल के किसी एक बच्चे की जान चली जाती है, और जान जाने के बाद उनका फिर ये माहौल गरमा जाता है। उसके बाद वो आंदोलन ही रहा, वो एक अराजकता का रूप ले लिया उसने। फिर क्या था, जितने भी वहां पे संसद भवन पे आग लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट में आग लगाई गई, नेताओं के घर फूके गए, मंत्रियों के घर फूके गए, और वहां बैंकों को लूटा गया, होटलों में आग लगाई गई, होटल वहां लूटे गए। यानी कि जो भी वहां पर बड़े ऐतिहासिक चीजें थी उनको तोड़ फोड़ की गई, आग लगाई गई। और जबकि वहां के बताया जाता है कि एक
पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम भी था झलानाथ खनाल। उनकी पत्नी राजलक्ष्मी जो कि उस मकान में थी, उस निवास में थी, प्रधानमंत्री निवास में, उसमें आग लगा गई जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है, जल जाती हैं। तभी वहां पर पुलिस या मिलिट्री जो भी अधिकारी होते हैं उनको ले जाते हैं और जहां पर उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था उसके बाद वहां उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन पब्लिक फिर भी रुकती है। बताया जाता है कि जहां पर पब्लिक आंदोलन कर रही थी वहां पर 3 पुलिसकर्मी थे, उन्होंने वहां पर रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने के बावजूद भी वहां की पब्लिक ने उनको मारा जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की जान चली जाती है। अब तक बताया जाता है कि 19 लोगों की उसमें जानें जा चुकी हैं। उसके बाद आंदोलन चलता रहा, आंदोलन बढ़ता रहा, लोगों की जानें जाती रही। उसमें करीब 19 से 30 लोगों की जानें गई। कई लोग उसमें करीब 300 से 400 लोग उसमें घायल हुए और उसके बाद इसकी कमान संभाली वहां के मिलिट्री ने। जब मिलिट्री ने कमान संभाली तो वहां राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी कहा कि जो भी पक्ष हैं शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करें, सभी की बातों को माना जाएगा। ये हिंसा का इतना कुछ वहां पे कांड हुआ नेपाल के अंदर, लेकिन फिर भी उनका आंदोलन नहीं थमा। उसके बाद राष्ट्रपति ने जो वहां के केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री थे उनका इस्तीफा हुआ, साथ में उनके 9 मंत्री और थे उनका भी इस्तीफा लिया गया। इस्तीफा लेने के बाद तब कहीं जाके पब्लिक सुनी। आप उनके ऐसे वीडियो देख सकते हैं, उनको हम दिखा नहीं सकते इस प्लेटफॉर्म पर क्योंकि इस पर कभी कभी कॉपीराइट आ जाता है इस वजह से। लेकिन नेपाल की जनता किस तरह से बिगड़ी, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, और जो वहाँ के जो राजनेता हैं यानी मंत्री हैं उन लोगों ने अपनी जिंदगी अपनी किस कह सकते हैं इतना पैसा कमाया, अपने जो ऐश मौज करते हैं, लेकिन पब्लिक का वहाँ की जनता का वो खून पसीना चूस लेते हैं। ये उसका परिणाम है। ऐसा एक देश नहीं है, ऐसे कई देश हैं जिन देशों में ऐसा हुआ है। उन देशों के साथ में ऐसे ही वहाँ की जनता ने उनके साथ भी किया है। तो ये अन्य देशों के उन लोगों को सब एक सबक है कि जो अपनी जनता का खून चूसते हैं उनके साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए। तो जनता जब भटकती है तो वहाँ कोई कोई काम नहीं आता है। तो जनता से बड़ा राजा कोई नहीं हो सकता है। ये समझने की सोचने की बड़ी जरूरत है क्योंकि पता नहीं किस देश में क्या हो जाए इसका कोई पता नहीं होता है। नेपाल एक शांतिप्रिय देश था लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहां को ऐसा दिन देखने पड़ेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत करने वाला बांग्लादेश था और बांग्लादेश से वहां की जो मुख्य प्रधानमंत्री थी वो वहां से भागकर हमारे देश भारत में गाजियाबाद में आके रुकी थी और गाजियाबाद में आके हमारे देश ने उनकी रक्षा की थी। ये सभी लोग पूरा देश और पूरा पूरा विश्व जानता है कि वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी वो किस तरीके से बचाया गया था, उनके परिवार के साथ में कैसी हत्या की गई थी। वहां से एक शुरुआत हुई थी, वहां से लोगों ने किया कि अगर इन लोगों के साथ में ऐसा ये लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं। तो ऐसे बहुत से देश हैं जो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो सरकारों से कहीं भी की हो इन चीज़ों से सबक सीखना चाहिए। जनता के साथ में इतनी ज्यादती नहीं करनी चाहिए कि उनका सब्र का बांध टूट जाए कि कहीं इस तरीके से उनका सामना ना कर पड़े। लेकिन करने के बावजूद भी इसमें बहुत सारी हत्याएं होती हैं और इसमें कई लोगों की जानें चली जाती हैं, जो पद प्रतिष्ठा होता है वो भी चला जाता है। तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। मानवता के लिए बहुत जरूरी है। ये एक बहुत लंबी सोच का खेल होता है। तो ये सबसे बड़ा था कि आप वो क्योंकि ये जैन जी आंदोलन चला था वो स्पेशली यही टैग इनका ट्रेंड कर गया था। बस उसके बाद ही खेल चालू हो गया आंदोलन का और आज इसका परिणाम आपके सभी के सामने है। दोस्तों अब वहां पर उठक पटक चल रही है। वहां की सुशीला जो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, सुशीला बताया था उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए, लेकिन वो उसमें भी 3 फाट पड़ गए जो उनका आंदोलन है। अब उनमें आपस में खींचातान चल रही है। अब क्या उसका निर्णय निकल के आता है वो वहाँ के संविधान के अनुसार चलता है या उनकी सरकार गिराई जाती है, क्या होता है वो पूरा प्रोसीजर होने के बाद ही वो अपने संविधान के अनुसार वहाँ पर सरकार बनाई जाएगी और चुनाव दोबारा से होंगे। लेकिन फिलहाल जितने भी हमने इंटरनेट के माध्यम से सोर्स से जो मैंने इकट्ठा किया वो चीज मैंने आप तक बारीकी थी समझाने की पूरी कोशिश की। फिर भी आगे की क्या अपडेशन आती है उसके लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे जो कि नेपाल का होगा और इसके विस्तार से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जैन जी जो आंदोलन था उसमें मुख्य किरदार कौन कौन थे, जिसने इसमें मुख्य भूमिका निभाई और जो उनके लोगों के सामने वो चेहरा उभर के सामने आया। दोस्तों ये
एक बहुत बड़ी समझने की बात है कि जैन जी आंदोलनकर्ता जो थे वो कौन व्यक्ति था, जो कह सकते हैं एक इंजीनियर से एक रैपर बना और रैपर से राजनीतिक में अपना भाग्य अजमाया। वो आज इस मुकाम पर हैं कि देश की युवाओं की जुबान पर उस व्यक्ति का नाम है। अगले वीडियो में हम उन आंदोलनकारियों के जो मुख्य रूप से उसमें आगे रहे उन लोगों की पूरी कहानी बताएंगे। जरूर हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, और आगे अच्छा भी लगे तो उस वीडियो को आगे शेयर करने की कोशिश करें। क्या हमारे वीडियो में पहले से ज्यादा सुधार कुछ आया या नहीं आया, क्या हमारे बोलने की जो भाषा शैली है आप लोगों को हमारी अच्छी लगी या नहीं लगती है, क्या हमारे फोन की जो क्वालिटी है वो आपको अच्छी लगी नहीं लगी, क्या कमियां हमारे इस वीडियो में रह जाती हैं जो हम आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो कृपया करके हमारे इस कमेंट में आप जरूर बताइए और कोशिश करेंगे उन गलतियों को सुधार कर हम अच्छा से अच्छा कंटेंट और अच्छी सही सच जानकारी आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करें। इसलिए आप लोगों से हम लेते विदाई, और आप हमारे जितने भी व्यूअर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट धन्यवाद कि आप हमारा परिवार है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे हमारे नए नए फॉलोवर्स के पास इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और हम आप लोगों को कोशिश करते हैं कि अच्छा सा वीडियो बनाकर आप तक